नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। एसआईआर पर यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली तक सियासत गर्म है। जो ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही थी, अब उन्हीं पर बीजेपी ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है कि उन पर सवालों की बौछार हो गई है। वहीं जहां एक तरफ बंगाल में एसआईआर की अंतिम तारीख बीत चुकी है, तो यूपी में इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। सियासत इस पर भी हो रही है, जबकि संसद में आज मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा ऐसा मुद्दा उठाया गया जिसके निशाने पर विपक्ष भी आ गया है। इसके अलावा आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अगले 45 मिनट में इसके अलावा न्यूज़ 360 में कई और बड़ी और जरूरी खबरें भी हैं जिन्हें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे यूपी में एसआईआर की तारीख बढ़ने के बाद शुरू हुई सियासत के साथ। देखिए रिपोर्ट। विपक्षी के पेट में दर्द इसलिए है कि जानते हैं कि गुंडा राज और उनके जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी में चुनावी रण का बिगुल अभी बजा भी नहीं और मैदान पहले से तपने लगा है। माहौल ऐसा बन गया है जैसे मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो। मतदाता सूची की सफाई, फर्जी वोटों की छटनी, नए नामों के जुड़ने और पुराने नामों के हटने के सिलसिले लगातार जारी हैं, जिसको लेकर आयोग ने कई राज्यों के साथ साथ यूपी में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की डेडलाइन को 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। लेकिन आयोग के इस फैसले के बाद भी प्रदेश की राजनीति में मानो तनाव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर हुआ तो कोई भी बीएलओ या कोई भी सुपरवाइजर किसी का कोई मरा, कोई देहांत हुआ क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। आप आराम से 6 महीने साल भर का समय दीजिए, मुझे लगता है कि सब लोग आराम से अपनी ड्यूटी भी करेंगे और बीएलओ का भी काम करेंगे और अपना परिवार भी देखेंगे। आपने 1 महीने का समय दिया जल्दबाजी में, जैसे नोटबंदी की, जैसे आपने लगाया, आपने पूरी तरीके से आपने लॉकडाउन किया, जैसे आपने जीएसटी लगाया, उसी तरीके से एसआईआर भी करा रहे हैं। सियासत की भाषा बदल गई है, लहजा तल्ख और दांव बड़े हो चुके हैं। लगता है जैसे चुनावी कड़ाही में आरोपों की चाशनी उबल रही हो। यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के ये बयान में निराशा कम, हताशा ज्यादा लग रही है। देश भर में इस अभियान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि फर्जी वोट हटने का सीधा मतलब है कि कुछ सीटों पर पूरे चुनावी समीकरण का बदल जाना, क्योंकि हर नया नाम, हर हटाया गया फर्जी वोट और हर अपडेट चुनाव के समीकरण के बयार को बदल सकता है। के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष जो है वो पूरी तरह घिर चुका है, वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। बिहार के चुनाव ने बता दिया है कि लोगों ने एसआईआर का समर्थन किया है। वो खुद राहुल जी कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं और उसमें वो एक ही बात लाते हैं कि मतदाता सूची में नाम गलत जुड़े हैं, मतदाता सूची गलत बनी है। तो चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को तो पवित्रीकरण कर रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है। कांग्रेस का और विपक्षियों का जो एसआईआर का मुद्दा था वो टाई फिस हो गया है। अब उनके पास में कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है। काइयां धमकाइयां कर लें, इतना याद रखें कि एसआईआर की प्रक्रिया के चलते एक भी घुसपैठिए को मतदाता सूची में स्थान नहीं मिलेगा, एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं देने दिया जाएगा। और जैसा आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हर घुसपैठियों को देश से बाहर जाना होगा। यूपी में एसआईआर की घड़ी अब और तेज चल रही है। वोटर लिस्ट साफ हो रही है, जिसके बाद सियासत और भी साफ साफ दिखाई देने वाली है। अब एक नजर एसआईआर की समय सीमा पर भी डाल लेते हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म की भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एसआईआर की
जो गणना प्रपत्र फार्म है उसकी जमा करने की तिथि बढ़ गई है। जो लोग विशेष रह गए हैं, जो गणना प्रपत्र फार्म नहीं भर पाए हैं, शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण चुनाव के लिए सब लोग अपना गणना प्रपत्र फार्म भर करके तत्काल समय सीमा के अंदर जमा कर दें। जैसे मन की शुद्धता के लिए योग आवश्यक है, ऐसे ही लोकतंत्र की शुचिता के लिए SIR बहुत ही आवश्यक है। सब लोग इसमें प्रतिभाग करें। SIR पर तमाम सियासत के बीच यूपी में अवैध घुसपैठियों पर प्रशासन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अगर SIR पर यूपी में सियासी हवा तेज हो गई है तो पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी का आरोप है कि जो ममता बनर्जी आम जनता को SIR फॉर्म न भरने के लिए खुले मंचों से भड़का रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने चोरी छिपे अपना SIR फॉर्म भर दिया है। अब इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার MP হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। सियासत में मुखालिफत तो वैसे आम है, लेकिन अगर इस मुखालिफत में ऐसे बयान दिए जाएं जो गुमराह करने वाले माने जाएं, तब ये आम नहीं रह जाता। क्योंकि बीजेपी का कहना तो यही है, ममता बनर्जी का ये बयान महज एक ही दिन पुराना है, वो भी तब का जब गुरुवार को बंगाल में चल रहे SIR के पहले चरण का आखिरी दिन था। और अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगा डाला है कि ममता ने SIR के मसले पर राज्य के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मालवीय ने X पर पोस्ट शेयर करके ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों को गुमराह करने की अपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। उन्होंने विधिवत भरा और हस्ताक्षरित जनगणना प्रपत्र अंतिम दिन जमा किया है, जबकि इससे कुछ घंटे पहले कृष्णा नगर में एक रैली से उन्होंने झूठा दावा किया था कि वो इसे जमा नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को गुमराह करने और महीनों तक गलत जानकारी फैलाने के प्रयासों के बाद ममता बनर्जी ने 11 दिसंबर 2025 को अपना SIR जनगणना प्रपत्र जमा कर पश्चिम बंगाल की वैध मतदाता बनने का सबूत दे दिया है। बीजेपी का ये आरोप सियासत में वो तूफान लाया जिसकी आंधी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली हो या यूपी, चौतरफा ममता बनर्जी पर बयानों के तीर चलाए जाने लगे। क्योंकि ममता बनर्जी ने SIR की समय सीमा खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले कृष्णानगर में एक रैली से दावा किया था कि वो SIR फॉर्म जमा नहीं करेंगे। उनके इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। दिल्ली भारत का कैपिटल है, क्या ममता बनर्जी चाहते भारत का कैपिटल पाकिस्तान में हो जाए? तो वो क्या बोलते नहीं बोलते उनको मालूम नहीं है। ये बंगाल है जहां से फ्रीडम फाइटर ने आंदोलन करके अंग्रेज को हटाया, तो उनको सब भूल गया, वो उनको सिर्फ भाईपू देखता है। और एक बात याद रखना, जब भी किसी प्रशासक को जाने का समय होता है वो वही करता है जो वो कर रही है। अब बंगाल के लोगों पे वो पर्दा नहीं डाल सकते, वो अवेयर है, अलर्ट है और उन्होंने मन बनाया है कि देश के हित में वोट जो है वो उन्होंने मन बना लिया है। तो ठीक है, वो कुछ भी उनके नुक्ते निकाल सकते हैं। उनको शायद कहीं ना कहीं से, अब चाल वो काफी देर से चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं से ऐसे सिम्टम्स, फीडबैक्स आ रही है, इसलिए ये सारी चीजें निकलते हैं। एग्रेसिव जो उनके नुक्ते निकालना तभी निकलता है। यह लोकतांत्रिक भाषा है। जब हर बूथ पर इनके एजेंट हैं तो बैठ के फार्म भरवाए ना, हर बूथ पर वोटों में भर लेंगे। नोट नौकरी का मामला वोट ना, तो हम कह रहे हैं कि सही चुनाव हो, उसके लिए वोट का अपना ठीक से रखवाए, दिलवाए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप रहेंगे दूसरी जगह वोट डालेंगे, यहाँ एक ही वोट खराब है तो विदेश का गलत है। भारत के संविधान के मुताबिक बांग्लादेश का जो है, पाकिस्तान का नागरिक
अगर है तो किस रूप में रहेगा भारत में, नेपाल का है तो किस रूप में रहेगा, दोनों के अलग अलग विषय हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुई एक घटना को लेकर भी ऐसा बयान दिया, जिसे एसआईआर से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बयान में भी ममता बनर्जी ने एंगल सियासी देने की कोशिश की है। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো, কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। दरअसल अभी कोलकाता में हाल ही में एक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर दावा किया गया है कि इसमें 2 नॉनवेज विक्रेताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और इसी को यूपी सियासत से जोड़ते हुए ममता बनर्जी ने तंज कसा और इसके साथ ही दावा किया था कि बंगाल करीब 1.5 करोड़ नाम काटे जा रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को सबूत और आंकड़े पेश करने की चुनौती दे रही है। ममता जी से मैं यही कहूंगी कि ऑथेंटिकेट करें, सिर्फ बोलने से, अगर पार्लियामेंट में होती तो ऑथेंटिकेट करना पड़ता उनको कि जो बोल रही हैं उसको प्रूव करें। मुझे लगता है बिल्कुल गलत कह रही हैं और अभी से वो प्रचार मोड में आ गई हैं। हमें यहाँ ये कहा जाता है कि वोट की राजनीति न किए जाए, वो तो वोट की राजनीति करती है। मेरे ख्याल से पूरे 5 वर्ष वो वोट की राजनीति करते हैं, उसके अलावा उनका कोई है ही नहीं का, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। अगर आप बंगाल जाएं, और मैं आपके जरिए लोगों को कहना चाहूंगी कि कुछ दिन तो गुजारें बंगाल में, जरा देखें तो बंगाल है क्या हाल। काम कुछ नहीं होता, केवल भाषण और भाषण। बताया बोला ऐसा उन्होंने कहाँ पढ़ लिया, क्या कर दिया, इनको भी समझदारी का इंजेक्शन लगवाने की हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं और भाजपा कभी करती भी नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि भारत के हैं तो भारत में रहेंगे, भारत के नहीं है उनको बाहर जाना और जाना ही होगा। दरअसल एसआईआर का काम पूरा करने को लेकर जहां कई राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई है, वहीं बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव न होने से भी विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी और नियमों के अनुरूप बता रहा है। बंगाल में अब तक कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 58,08,232 मतदाताओं की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि इनमें से 24,18,699 मृत मतदाता हैं। इनमें से 12,01,462 मतदाता लापता हैं। 19,93,087 मतदाता अपना पता बदल चुके हैं और 1,37,575 फर्जी मतदाता हैं। अन्य 57,509 मतदाता हैं। लिहाजा अब बीजेपी का कहना है कि एक तरफ ममता ने जनता को उकसाया और दूसरी तरफ खुद छिपकर फॉर्म भर दिया, लिहाजा ये महज गुमराह करने वाला है। हालांकि ऐसी स्थिति को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बुधवार की शाम एक ट्वीट भी शेयर किया गया, जिसमें इस तरह के विवाद से जुड़ी स्थिति को साफ किया गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मार्क्ड इलेक्टोरल की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के लोगों को सामान्य नागरिकों की तरह एसआईआर फॉर्म भरने की कानूनी बाध्यता नहीं होती। आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम इस विशेष श्रेणी में स्वतः ही शामिल है। हाल ही में 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन बंगाल में तारीखें जस की तस रखी गई हैं। पहले ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को आनी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर किया गया। वहीं अंतिम सूची की तारीख भी आगे बढ़ाकर फरवरी के मध्य कर दी गई है। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद हिंदू श्रद्धालुओं को दीपक जलाने की अनुमति नहीं दी और उन पर लाठीचार्ज भी किया। इस विवाद ने अब संसद तक तुल पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। द मदुरई बेंच of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. शुक्रवार को लोकसभा के भीतर माहौल ऐसा था जैसे कोई तूफान फटने को तैयार हो, और उस तूफान की आहट थी बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का ये बयान, और उनका निशाना था तमिलनाडु की डीएमके सरकार। संसद में बीजेपी संसद का आवाज या अंदाज ऐसा था जैसे एक एक शब्द समझिए कि विपक्ष और खासकर डीएमके सरकार पर
चोट कर रहा हूं। दरअसल अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु के एक मंदिर में दीपक जलाने की बात करने वाले हिंदुओं पर अत्याचार करने का मुद्दा उठाते हुए डीएमके सरकार को आड़े हाथों लिया। I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. The temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Garthigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर यहां नहीं रुके। उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्तव्य निभाते हुए राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया, तब भी डीएमके ने उनका विरोध किया था और अब वो विरोध सड़क से सदन तक और संस्कृति से राजनीति तक फैल चुका है। Against Sanatan Dharma, they objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir. अब इसे मुद्दों लंबे समय से जिस मुद्दे पर चर्चा की आस और कयास दोनों लगाई जा रही थी, आखिरकार शुक्रवार को उस मुद्दे पर चर्चा की बात को सदन में उठा दिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, जहां राहुल की इस अपील पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और ये साफ कर दिया कि सरकार ऐसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. वंदे मातरम से लेकर चुनाव सुधार और एसआईआर पर चल रही सियासी तकरार के चलते संसद के शीतकालीन सत्र के आगाज के बाद सदन का माहौल लगातार गर्म ही रहा था, लेकिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो नजारा कुछ अलग ही था। सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रवैया इख्तियार करते चले आ रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार बिल्कुल अलग ही मूड में दिखाई दिए। मुद्दों पर सरकार से भिड़ने के बजाय इस बार राहुल गांधी सहयोग का हाथ बढ़ाते दिखाई दिए, वो भी ऐसे मुद्दे पर जिसने दिल्ली से लेकर देश भर की सांसें भारी कर रखी हैं। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. राहुल की इस अपील पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और सदन के सामने ये साफ किया कि सरकार पहले दिन से ही हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। Opposition Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के संज्ञान में भी लाया गया है।
सरकार ने पहले दिन से ही अपनी बात साफ कर दी थी कि सभी जरूरी मामलों पर सरकार चर्चा करने और राहुल गांधी जी की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी पार्टी सहित सभी सदस्यों के सुझावों को साथ लेकर समाधान निकालने के लिए तैयार है। दरअसल दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इन दिनों प्रदूषण का स्तर बेहद खराब लेवल पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठने के बाद अब जल्द ही इस पर चर्चा के बाद इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान बन सकता है। न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिगो के ऑपरेशन संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त किया गया। ये कदम हाल की उड़ान गड़बड़ियों और फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर उठाया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीजीसीए की सख्त निगरानी के बाद इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर एक कड़ी रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की गई। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर जो सबसे बड़ा संकट का बादल मंडरा रहा था, वो अब लगभग किनारे हो गया है। खुले आसमानों में रहने वाली और उड़ने वाली इंडिगो फ्लाइट में लगातार आ रही गड़बड़ियों के कारण जिन यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनका निवारण करते हुए सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है और लगातार इस पर एक्शन ले रही है। शुक्रवार को भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इंडिगो की सेफ्टी और ऑपरेशनल कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर सरकार द्वारा अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। लगातार इंडिगो संकट को देखते हुए डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख में जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। इनमें ऋषिराज चटर्जी, सीमा झमरानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक के नाम शामिल हैं। ये सभी इंस्पेक्टर इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन की जांच से जुड़े हुए थे। माना जा रहा है कि जांच और निगरानी में हुई लापरवाही की वजह से डीजीसीए को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है। 11 दिसंबर 2025 को जारी ऑफिस ऑर्डर में डीजीसीए ने साफ साफ लिखा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद इन चारों इंस्पेक्टरों को उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेजा जा रहा है। इन चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से रिलीव भी कर दिया गया। डीजीसीए के इस एक्शन को इंडिगो कैंसिलेशन प्रोसेस मामले में पहली इंटरनल कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक नजर डीजीसीए द्वारा लिए गए सख्त कार्रवाई के पीछे के कारणों पर भी डालते हैं। ये कार्रवाई इंडिगो में पिछले कुछ हफ्तों में चल रही ऑपरेशनल गड़बड़ियों को देखते हुए हुई है। बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद ली गई है ये बड़ी डिसीजन। डीजीसीए को आशंका थी कि इंडिगो के सुरक्षा और ऑपरेशन की निगरानी में गंभीर लापरवाही हुई है। इसी कारण से डीजीसीए की विशेष टीम ने इन इंस्पेक्टरों की जिम्मेदारी, रिपोर्टिंग और पिछले महीने की ओवरसाइट गतिविधियों का मूल्यांकन किया। प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं और निगरानी में कई चूक मिलने के बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। डीजीसीए के 4 सदस्यों वाली कमेटी के सामने शुक्रवार को भी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स लगातार दूसरे दिन पेश हुए। इससे पहले गुरुवार को भी इंडिगो के सीईओ से अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड और मुआवजे से जुड़े हुए कई सवाल जवाब किए गए थे। डीजीसीए ने एयरलाइंस की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की देखरेख में जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के अलावा क्या क्या एक्शन लिए, आइए ग्राफिक्स के जरिए उसे भी समझते हैं। क्या है सरकार के इंडिगो पर लिए गए 3 एक्शन। एक्शन नंबर 1, फ्लाइट्स में 10% कटौती की गई, यानी रोज 200 से 220 उड़ानें कम होंगी। एक्शन नंबर 2,
4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए, जिनके ऊपर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। नंबर 3, इंडिगो के स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। गुरुवार को इंडिगो ने उन यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी जिन्हें 3 से 5 दिसंबर के बीच बहुत ज्यादा देरी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा डीजीसीए के नियमानुसार उड़ानों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को उनके पैसे रिफंड करने और 5 से 10 हजार रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई थी। अब विमानों की निगरानी से जुड़े उन नियमों को भी तफसील से समझते हैं और ये समझते हैं कि किस नियम और किन खामियों को मेजर डिफेक्ट माना जाएगा। विमानों की निगरानी से जुड़े नियम: प्राइमरी स्ट्रक्चर फेलियर, इंजन शटडाउन और कंट्रोल सिस्टम फेलियर की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य है। डीजीसीए जांच के लिए डिफेक्टेड पार्ट और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकेगा। एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन की हर महीने और तिमाही फ्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देगी। विमान में मेजर डिफेक्ट से जुड़े पार्ट्स कम से कम 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखने होंगे। किन खामियों को मेजर डिफेक्ट माना जाएगा? फ्लाइट में उड़ान के दौरान आग लगना, शटडाउन या बाहरी नुकसान, लैंडिंग गियर का ना खुलना, ना बंद होना, दरवाजों का लॉक फेल होना, आग की चेतावनी संकेत भले वो फॉल्स अलार्म ही क्यों ना हो, रूट बदलना या इमरजेंसी लैंडिंग कराने। इंडिगो में इस संकट की शुरुआत 2 दिसंबर से हुई थी। अचानक इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई थी। इसके बाद कुछ दिनों में ही इंडिगो की 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने और यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए डीजीसीए ने पायलट की ड्यूटी से जुड़े नियमों को वापस ले लिया था। हालांकि अब इंडिगो की स्थिति में काफी हद तक सुधार आ गया है। जल्द ही स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। चलिए न्यूज 360 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जनगणना बजट, कोल सेतु और कोपर एमएसपी पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। शुक्रवार का दिन देश के विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदमों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का यह बयान उसी का जीता जागता उदाहरण है। ये बयान इस बात की गवाही देता है कि डबल इंजन की सरकार में देश के विकास के लिए उन्नति और उज्जवल भविष्य की दिशा क्या है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 ऐसे फैसलों पर मुहर लगाई गई जो देश के उद्योग में जनता और किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। देश में जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जनगणना 2027 इस सीरीज की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रैटेजिकल एक्सरसाइज है, जिसके लिए भारत की जनगणना 2 फेज में की जाएगी। पहला हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेशंस, और जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा, और दूसरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, जो फरवरी 2027 तक होगा।
इसमें लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी देश के लिए जरूरी इस बड़े काम को पूरा करेंगे। बेहतर क्वालिटी के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में हुए सभी फैसलों के रोड मैप को जनता के सामने रखा है। आइए जान लेते हैं क्या है वो 3 अहम फैसले। सेंसस 2 फेजेस में होगा। There will be 2 phases of the census. Phase 1 which will be followed by phase 2. Phase 1 में housing enlisting and housing census, which means कहाँ पे घर है, कितने देश में घर है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, कहीं पे कोई व्हीकल है किसी के पास, वो सब चीजें हाउस इनुमरेशन, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से गिनी जाती। दैट बिकम्स द रेफरेंस फॉर पॉपुलेशन इनुमरेशन। सो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी डन बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026। सेकेंड आज का बड़ा फैसला है वो है कोल सेतु। आप सब जानते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारत अब कोल के प्रोडक्शन में ऑलरेडी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हिस्टोरिक प्रोडक्शन हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है, और अब एक तरीके से इंपोर्ट पे जो पहले डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस करीब करीब बहुत कम हो गई है। नाउ वी आर सेविंग अबाउट 60,000 करोड़ रुपीस ऑन फॉरेक्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड कोल। किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का MSP कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। दरअसल 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अगर इसे आधार माना जाए तो एक व्यक्ति की गणना करने में करीब 97 रुपए खर्च आएगा। उसी हिसाब से अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जाए तो प्रति व्यक्ति 78 रुपए खर्च होगा। बताया जा रहा है कि ये पहली बार होगा जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा और ये एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर भारत की रेसलिंग मैट चैंपियन की है। साल 2024 में कुश्ती से संन्यास लेने के कई महीनों के बाद आज विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट से रेसलिंग मैट पर वापसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने देखिए अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लगभग 2 साल 4 महीने और 5 दिन बाद अखाड़े में वापसी बुलंद हौसलों के साथ 7 अगस्त 2024 की सुबह जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 1 कदम दूर थी, तब उस सुबह किसने सोचा था कि वजन में बढ़े मात्र 100 ग्राम उन्हें न सिर्फ वो 1 कदम लेने से रोक देंगे बल्कि गोल्ड मेडल के सपने को भी हमेशा के लिए छीन ले जाएंगे। मगर कहते हैं ना, मजबूत इरादे सपने देखने का भी हौसला देते हैं और उन्हें पूरा करने का भी। जो कदम साल 2024 में पेरिस ओलंपिक के फाइनल में रेसलिंग मैट तक नहीं पहुंच सके थे, वो अब साल 2028 में LA में होने वाले ओलंपिक के लिए बढ़ चले हैं। शुक्रवार को विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अखाड़े में वापसी की घोषणा कर दी। उन्होंने पोस्ट में बताया कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या पेरिस अंत था, जिसका जवाब बहुत समय तक उनके पास नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सालों बाद खुद को सांस लेने का मौका दिया। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, डिसिप्लिन, रूटीन, लड़ाई, ये सब मेरे सिस्टम में है। मैं कितना भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा मैट पर बना रहा तो मैं यहाँ हूँ। LA 28 की ओर एक ऐसे दिल के साथ वापस कदम बढ़ा रही हूँ जो निडर है, जो ऐसी भावना जो झुकाने से मना करती है। इसी भावना के साथ विनेश एक बार फिर गोल्ड मेडल के सपने के सफर पर चल पड़ी है। साल 2028 में होने वाले LA ओलंपिक का सफर तो अभी दूर है, मगर उस दास्तान के बारे में भी आपको बता देते हैं जिसमें एक भारतीय महिला इतिहास रचने के बेहद करीब थी और क्यों वो निराशा पूरे देश ने महसूस की। 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में विनेश फोगाट इतिहास रचने के बेहद करीब थे। वो 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। विनेश फोगाट के फॉर्म को देखकर
गोल्ड जीतने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल में कुछ घंटे पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। इसके चलते उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने के 17 घंटे बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। साल 2024 पहली बार नहीं था जब देश की नजरें उसकी जाबाज बेटी विनेश फोगाट पर टिकी हुई थी। इससे पहले भी विनेश फोगाट ने भारत की तरफ से ओलंपिक रेसलिंग मैट पर कदम रख चुकी थी। विनेश फोगाट ने कब और कितनी बार ओलंपिक में देश को रिप्रेजेंट किया है, आइए ये भी जान लेते हैं। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।